Hello students, welcome back to Prepon. We are meeting after a long gap. Actually, I suffered from COVID and the after effects of COVID were some long lasting. So I could not upload any video. Now that I am perfectly alright, so I decided to resume my task of uploading useful video for your examination purpose. चलिए आज एक वीडियो डिस्कस करते हैं, वीडियो के माध्यम से डिस्कस करते हैं। एक सीरीज हमने शुरू की थी प्रेपॉन ट्रेजर फ्रॉम हिस्ट्री। हिस्ट्री से कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स या पर्सनैलिटीज़ को लेकर हम डिस्कस करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में भी काम आते हैं। आज डिस्कस करते हैं अबाउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हाल में ही उनका बर्थडे पराक्रम दिवस के तौर पे मनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। पराक्रम दिवस 23 जनवरी उनको मनाया जाता है। इस साल की 23 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड हिज होलोग्राम एट इंडिया गेट और वहीं पर उनकी एक स्टैचू भी बननी है जिसके बारे में डिस्कस करते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंस्टॉल अ ग्रैंड स्टैचू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस at India Gate to commemorate 125th birth anniversary of Netaji. This particular statue will be made up of granite. ये ग्रेनाइट की बनी हुई होगी। जब ये बनेगी तो ग्रेनाइट की बनेगी and shall be a tribute to his lasting contribution to the Indian freedom struggle. On the same occasion, Prime Minister Modi also conferred upon certain individuals and organizations सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज पूरी दुनिया के सामने और हमारे सामने भी, हमारे देश के सामने भी हुआ करता है। उस संदर्भ में कुछ पुरस्कार भी बांटे गए साल 2019, 2020, 2021, 2022 के लिए और अवार्ड्स का नाम सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ये याद रखेंगे, छोटी छोटी बातें करंट में आ जाती हैं। ये दिए जाते हैं व्यक्तियों को और संस्थाओं को, ऑर्गेनाइजेशंस को who have worked, they have given their immense contribution in the field of disaster management, which is an important topic for your exams also. सुभाष बोस के बारे में जानते हैं। 1897 में 23 जनवरी को कटक में उनकी पैदाइश होती है। उनके फादर कटक म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन भी हुआ करते थे, तो ओबियसली एफ्लुएंट फैमिली में वो हुआ करते हैं। बचपन से ही एज वी नो दैट ही वांटेड टू, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ, यू कैन से ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय रामकृष्ण परमहंस and also Swami Vivekanand, and also he was, you can say, influenced by Aurobindo घोष। पढ़ने में बहुत मेधावी हुआ करते थे और डेफिनेटली कुछ बड़ा तो उन्हें करना ही था। सुभाष चंद्र बोस अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। एक छोटा सा वाक्य उनकी ज़िंदगी के साथ ये भी जुड़ा है जो नॉर्मल कोर्स में हमको नहीं पता होता है। उनके स्कूल से सस्पेंशन हो जाता है। होता यह है कि एक टीचर ने एक बच्चे की, यू कैन से, कि उसके साथ मैन हैंडलिंग कर दी, उसकी एक तरीके से पिटाई कर दी। इसको लेके बहुत रोष प्रकट करते हैं स्टूडेंट्स और प्रोटेस्ट करते हैं। उसमें सुभाष बोस भी शामिल हुआ करते हैं और आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। उनकी इस हरकत को देखकर कॉलेज मैनेजमेंट ने ये तय किया कि सुभाष बोस को सस्पेंड कर दिया जाए, तो उनको एक तरीके से कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया। But since his father was an influential person, somehow he got opportunity to study in Presidency College, Calcutta. वहाँ पढ़ते हैं, बट वहाँ से फिर वो जाते हैं इंग्लैंड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। तब 8 सब्जेक्ट हुआ करते थे। 8 सब्जेक्ट में वो अपीयर होते हैं और 4th पोजीशन उनकी आती है। तो उन्होंने 1920 में ये एग्ज़ाम पास किया और 4थी पोजीशन उनकी आई थी। जब वो प्रोबेशन पे हुआ करते थे, मतलब उनकी ट्रेनिंग चल रही है, तभी उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इस नौकरी में कंटिन्यू नहीं करेंगे।
फैमिली में अगर बात करते तो रोष प्रकट करते उनके फैमिली वाले। ओबियसली डिसीजन बहुत बड़ा था, वो नहीं ले पा रहे थे, तो अपने एक बड़े भाई शरद चंद्र बोस उनसे बात करते हैं, वो सहमति प्रदान करते हैं। तो वो सुभाष चंद्र बोस अप्रैल 2021 में E.S. मॉन्टेग्यू को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं, जो कि बड़ा आश्चर्यजनक इंग्लैंड के लोगों को भी लगा और भारत में लगा। और भारत लौट आते हैं, वो भारत माँ की सेवा करना चाहते थे। भारत में चित्तरंजन दास के कार्यों से वो प्रभावित हुआ करते थे, तो वो ICS से रिजाइन कर देते हैं। याद रखना होगा, प्रोबेशन भी पूरा उन्होंने नहीं किया है और अपना इस्तीफा सौंप देते हैं और वापस आ जाते हैं। चौथी रैंक उनकी सिविल सर्विसेज में आई है। सो ही वॉज बैक इन इंडिया, वापस आ जाते हैं। उधर वापस आने के बाद आते हैं, सीधे गांधी जी से मुलाकात करते हैं। गांधी जी से पहली मुलाकात उनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगती है। वहाँ से फिर गांधी जी भी उनको सुझाव देते हैं और सुभाष बोस पहुँच जाते हैं कलकत्ता मिलने अपने पॉलिटिकल गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास से। फिर उनको अपना गुरु मानते हुए वो फ्रीडम स्ट्रगल में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, समय समय पर वो अपना कंट्रीब्यूशन देते रहे। कलकत्ता के मेयर भी रहे और मतलब नीचे के लेवल की पॉलिटिक्स से लेकर हाईएस्ट लेवल तक उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। नेहरू रिपोर्ट में बड़ा एक्टिव रोल प्ले करते हैं। उधर 1938 में अल्टीमेटली आगे चलकर 1938 में उनको हरिपुर सेशन, जो गुजरात में हरिपुर सेशन हुआ था, वहाँ पर वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। गुजरात के हरिपुर में ही वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं हरिपुर में। यहाँ याद ये रखना है, जब वो हरिपुर सेशन जो गुजरात में हुआ था 1938 में, जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो वो लंदन में हुआ करते थे। उनको अपने इलेक्शन की सूचना लंदन में मिलती है। ही वॉज नॉट इन इंडिया एट दैट टाइम व्हेन ही वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938 हरिपुर सेशन विच वॉज हेल्ड इन गुजरात। तो वो पहली बार अध्यक्ष बनते हैं। अगले साल फिर आवेदन अपना डाल देते हैं। 1939 के त्रिपुरी सेशन में भी वो अध्यक्ष पद के दावेदार बन जाते हैं। उससे पहले उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई है, जो मार्च 1950 से बन जाती है प्लानिंग कमीशन। तो 1938 में ही स्टार्टेड नेशनल प्लानिंग कमेटी, और जिसके पहले चेयरमैन बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। दिस नेशनल प्लानिंग कमेटी वॉज स्टार्टेड बाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरी सेशन में वो अध्यक्ष बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ त्रिपुरी सेशन में हालात ऐसे होते हैं कि अल्टीमेटली जीतने के बावजूद वो अपना इस्तीफा सौंप देते हैं और एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ के लिए उनको कांग्रेस से कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। उसी साल वो अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं। उनका जो उनके अपोनेंट थे वो पट्टाभी सीतारामैया थे, वो हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं। पी सीतारामैया को गांधी जी का समर्थन प्राप्त था, इसके बावजूद भी सुभाष बोस को डिफीट कंफर्टेबली पी सीतारामैया इन द इलेक्शन एट त्रिपुरी सेशन। त्रिपुरी को आज जबलपुर कहते हैं मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पर वो जीत जाते हैं, लेकिन पूरी कांग्रेस की टीम उस समय गांधी जी के साथ है, सुभाष बोस को लाइक नहीं कर रहे हैं। सुभाष बोस अपने हिसाब से कांग्रेस को चलाना चाहते हैं। उनका ये इन जनरल मानना है कि जब तक आर्म्ड स्ट्रगल नहीं होगी, सशस्त्र विद्रोह नहीं होगा, तब तक आज़ादी मिलने वाली नहीं है। बहरहाल वो कांग्रेस छोड़ते हैं और अपनी 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी बना लेते हैं। वैसे फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक अखबार निकाला करते थे देशबंधु चित्तरंजन दास, और यहाँ पर यह याद रखना होगा देशबंधु चित्तरंजन दास की डेथ 1925 में हो गई थी, जो बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल थे इन द पॉलिटिक्स ऑफ स्वराज पार्टी। तो अपना वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। अल्टीमेटली कांग्रेस से उनको निकाल दिया जाता है, कांग्रेस से वो निकल जाते हैं। फिर वो अपने हिसाब से काम करने लगते हैं और 1940 में उनको फिर अरेस्ट कर लिया जाता है। एंटी पार्टी यू कैन से एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। उनको और कलकत्ता के एल्गिन हाउस रेजिडेंस पे उनको हाउस अरेस्ट कर लेते हैं। बट सुभाष बोस कहाँ रुकने वाले हैं? वो रुकने वाले नहीं थे। वो 1941 में यहाँ से भारत से निकल जाते हैं और हिटलर से आगे चल के मिलेंगे। तो अब उनका दूसरा फेज देखते हैं। भारत में तो रहे, अपना योगदान देते रहे, उधर जर्मनी पहुंचते हैं अल्टीमेटली और हिटलर से उनकी मुलाकात होती है।
जनवरी 16 1941 को वो कैलकाटा से अपनी कार में एस्केप कर जाते हैं। उनके नेफ्यू उनके ड्राइवर बनते हैं और सुभाष बोस बन जाते हैं एक इंश्योरेंस एजेंट, और उस इंश्योरेंस एजेंट का नाम है मोहम्मद जियाउद्दीन। उस इंश्योरेंस एजेंट का नाम मोहम्मद जियाउद्दीन है और उस कंपनी का विजिटिंग कार्ड उनके पास है। विजिटिंग कार्ड का नाम, कंपनी का नाम है, विजिटिंग कार्ड पे लिखा हुआ है द एम्पायर ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसके वो एम्प्लॉय अपने आप को दिखाते हैं। कार में बैठ के वो एस्केप कर जाते हैं अपने रेजिडेंस से। ये वो कार है जिससे वो एस्केप किया था उन्होंने। फिर वो अल्टीमेटली एक ट्रेन लेते हैं फ्रॉम गोमोह टू पेशावर। गोमोह से पेशावर जाते हैं और फिर वो काबुल से अल्टीमेटली पहुंचते हैं मॉस्को। कम्युनिस्ट पार्टी की मदद से वो अल्टीमेटली मॉस्को पहुंच जाते हैं। भारत से वो चले गए हैं। मार्च 1941 में वो एक इटालियन पासपोर्ट बनवाते हैं। उधर भारत से भागने के बाद उनके चारों तरफ खोजबीन उनकी होने लगी है और ये भी था कि उनको असैसिनेट कर दिया जाएगा। वो बहरहाल बहुत चतुर हैं और मार्च 1941 में वो इटालियन पासपोर्ट अर्जित करते हैं और अपना नाम रखते हैं ऑर्लैंडो मैजोटा। ऑर्लैंडो मैजोटा के नाम से वो फिर फ्लाई ऑफ कर जाते हैं और अप्रैल 1941 में बर्लिन पहुंच जाते हैं, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। वहां पर 13 अप्रैल 1941 को ऑर्लैंडो मैजोटा एंटर्ड द ऑफिस ऑफ अंडर सेक्रेटरी एन इटालियन डिप्लोमेट बनकर वो जो अंडर सेक्रेटरी है वहाँ फॉरेन ऑफिस का, वहाँ पहुँचते हैं, अपने आप को पेश करते हैं एज ऑर्लैंडो मैजोटा एन इटालियन डिप्लोमेट। और वहाँ पर ये दरख्वास्त करते हैं कि वो एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल और एक मिलिट्री ऑफेंसिव लॉन्च करना चाहते हैं ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ। ओबियसली जर्मनी और इंग्लैंड अपोजिट खेमे में हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उनको ये एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल की परमिशन मांगते हैं और एक मिलिट्री ऑफेंसिव बनाना चाहते हैं। परमिशन मिल जाती है, जर्मनी में रहते हैं और वहाँ पर एक फ्री इंडिया सेंटर बनाते हैं जहाँ से वो अपनी गतिविधियाँ चलाया करते हैं और एक सैनिकों की इंडियन लीजियो नाम की एक सेना भी बनाते हैं, सॉर्ट ऑफ फोर्स भी बनाते हैं, जिसमें वो इंडियंस जो अफ्रीका में जो कॉलोनीज होती हैं इंग्लैंड की, उनमें जो होते थे उनको लेकर वो एक इंडियन लीजियो भी बनाते हैं और ये इच्छा रखते हैं कि उनकी हिटलर से मुलाकात हो। बड़ी कोशिश करते हैं हिटलर से मुलाकात करने की। अल्टीमेटली उनकी मुलाकात होती है 29 मई 1942 में उनकी हिटलर से मुलाकात हो जाती है और हिटलर जो उनसे मुलाकात रही वो बड़ी ही यू कैन से सिग्निफिकेंट रही, यादगार रही। बहुत सारी बातें हुई, उसमें हिटलर ने कहा कि आपके देश का जो रवैया है वो अंग्रेज़ों से आपको कभी मुक्त करा नहीं पाएगा। मैं जानता हूं कि भारत देश हमेशा गुलाम रहने वाला है। ऐसा उन्होंने सुभाष बोस को बोला है। सुभाष बोस हिम्मत जुटाते हैं और कहते हैं अंग्रेज़ों ने भारत को एक लोहे के पिंजड़े जैसा बना रखा है और उस लोहे के पिंजड़े से यदि एक भारतीय निकलकर दुनिया के एक बहुत बड़े लीडर के सामने आके खड़ा हो सकता है तो आप समझ लीजिए कि भारत बहुत दिन तक गुलाम रहने वाला नहीं है। हिटलर ने जो उनका आंसर था दैट वाज वेरी वेरी प्रॉमिसिंग फॉर इंडिया एंड हिटलर वाज आल्सो इम्प्रेस्ड। स्टिल जर्मनी से कोई बहुत खास मदद सुभाष बोस को नहीं मिल पाती है। उधर वो रहते हैं और फिर फाइनली फरवरी 1943 में वो वहाँ से भारत आने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि भारत में इंडियन नेशनल आर्मी इधर साउथ ईस्ट एशिया में शुरू कर दी है कैप्टन मोहन सिंह ने, और कैप्टन मोहन सिंह वाला फेज़ नहीं चल पा रहा है तो सुभाष बोस की दरकार है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो आएँ और आईएनए को चलाएं। सो वो जर्मन सबमरीन यू बोट हुआ करती है। यू बोट पे जो सवारी की जाती थी वो ये माना जाता था कि इसमें सवारी करने वाले हो सकता है जिंदा ना बचें, खतरा लेते हैं। जर्मन सबमरीन यू बोट से चलते हैं और मेडागास्कर में वो जैपनीज सबमरीन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और मेडागास्कर से पहुंच जाते हैं वो साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ से पहुंच जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया और यहीं पर फिर वो 1943 में आईएनए का पुनर्गठन करते हैं या कहते हैं आईएनए का सेकेंड फेज़
चलाते हैं। आईएनए को चलाया, अल्टीमेटली आईएनए के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। आईएनए को चलाते हैं, बखूबी आगे ले जाते हैं, आज़ाद हिंद फौज बनाते हैं। और फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलती जा रही है, उधर आईएनए और जैपनीज़ बैकफुट पे आ गए हैं, तब वो वहाँ से निकल कर जाना चाहते हैं और कुछ रशिया से मदद लेने की उम्मीद में वहाँ से निकलते हैं। निकलते हुए जब वो फोर्मोसा आइलैंड पे हैं, जिसे आज ताइवान कहते हैं, वहाँ से जब एक एयरक्राफ्ट उन्होंने लिया है, उसमें क्रैश हुआ है। और 18 अगस्त 1945 को सुभाष बोस की माना गया कि उसमें जो क्रैश हुआ है, उसमें उसके कुछ समय बाद अस्पताल में भी देखे गए थे, वहाँ उनकी सपोजिटली डेथ हो जाती है। इस तरीके से सुभाष बोस की डेथ हुई 18 अगस्त 1945। फोर्मोसा आइलैंड से जो फ्लाइट उड़ी थी, उसमें उनकी डेथ हो जाती है। उनके बारे में गांधी जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। वैसे वो गांधी जी के एक ओपोनेंट ही माने गए हमेशा, फिर भी गांधी जी ने कहा, द ग्रेटेस्ट लेसन दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम नेताजीज लाइफ इज द वे इन विच ही इन्फ्यूज्ड द स्पिरिट ऑफ यूनिटी among his men so that they could rise above all religious and provincial barriers and shed together their blood for the common cause। उनकी आईएनए में हिंदू, मुस्लिम, सिख या कोई भी जो डिविजन्स जैसी कुछ नहीं होती है। और गांधी जी उनके इस पहलू को प्रेज करते हैं, उनके बारे में ऐसा बोलते हैं। बहरहाल सुभाष बोस की डेथ हो जाती है। वैसे वो बोल ही गए थे कि भारत बहुत दिन तक आज़ाद गुलाम रहने वाला नहीं है, ऐसा ही होता है। और 1942 के बाद ऐसे हालात बनने लगे हैं कि अब आज़ादी बस आने का ही वक्त हो गया है। सो दिस वॉज समथिंग अबाउट सुभाष चंद्र बोस ऑन द ओकेजन ऑफ दिस हिज पराक्रम दिवस जो मनाया गया है। और जल्दी ही हम देखेंगे कि उनकी बहुत बड़ी स्टैचू इंडिया गेट पे बनाई जाएगी, जिसका होलोग्राम इनॉग्रेट कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज एन ओकेजन थ्रू विच आई वांटेड टू रिज्यूम दिस पर्टिकुलर टास्क। और इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता था कि मैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको कुछ बातें बताऊं। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। करंट अफेयर्स को लेके हम रेगुलर बेसिस पे आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ ना कुछ लाते रहेंगे। जल्दी शुरू करते हैं। और हिस्ट्री, पॉलिटी में भी आपके लिए कुछ शुरू करते हैं। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।